हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। और साहित्यिक स्रोतों में हमने अब तक संस्कृत साहित्यिक जो स्रोत थे उनकी बात की, और इसके साथ साथ हमने रासो साहित्य की बात की। मुख्य रूप से राजस्थान की बात करें तो कुछ एक संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं, कुछ रासो साहित्य मिलता है हमें, इसकी हमने बात की। कुछ जैन और प्राकृत भाषा का साहित्य है, कुछ वैली साहित्य है। श्रृंगार प्रक रचनाओं को हम वैली कह देते हैं। जैसे रास जो है वो श्रृंगार प्रक रचनाएं थी, वहीं रासो एक तरह से वीरतापूर्ण काव्य को कहा जाता था। वैली श्रृंगारपूर्ण रचना को कह दिया जाता है। कुछ प्राकृत भाषा के, राजस्थानी भाषा के भी ग्रंथ हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ख्यात साहित्य की भी हम बात करेंगे। मोटी मोटी पुस्तकों की बात कर लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एक तरह से अंतिम व्यक्ति भी कर सके, जो सीमा पे है, बिल्कुल जिसको औसत नॉलेज है वो भी कर सके। इसलिए हम टॉपिक को जनरलाइज कर रहे हैं एक तरह से। हम देखें, संस्कृत साहित्य की पुस्तकों की हमने बात की थी, जैसे एक तरह से मंडन था, इसके अलावा कुछ एक करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य, अमर काव्य वंशावली, इनकी बात की थी। रासो साहित्य में हमने बात किया पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम एक तरह से महाकाव्य माना जाता है, चंद्रप्रदायी का। इसके अलावा बिशलदेव रासो पुस्तक थी। सती रासो, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक हमने बात की। मानचरित रासो, नरोत्तम जो है आमेर के मान सिंह के बारे में विवरण था। तो कुछ एक रासो साहित्य के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं वैली साहित्य की, और वैली साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, वैली साहित्य के अलावा भी बात करेंगे, वैली कृष्ण रुक्मिणी की ग्रंथ आता है। तो वैली साहित्य में अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मिणी। ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल के पुत्र और अकबर के दरबारी कवियों में से एक, पीथल नाम से प्रसिद्ध। पाथल और पीथल जो रचना आती है उसमें भी पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया और पाथल जो है वो महाराणा प्रताप को कहा गया। वैली कृष्ण रुक्मिणी की जो पुस्तक है पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है, और एक तरह से कृष्ण और रुक्मिणी की जो प्रेम कहानी है इसको तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक तरह से व्याख्यायित किया गया है। तो कृष्ण रुक्मिणी की प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक है, और इसमें हमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इसे पांचवां वेद, कुल 4 ही वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसलिए पांचवां वेद अति महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के कारण, और कुल 18 पुराणों में 19वें पुराण का दर्जा दिया गया है। तो वैली कृष्ण रुक्मिणी की जो पुस्तक है अति महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसको 5वें वेद और 19वें पुराण के समकक्ष रखा गया है, अति महत्वपूर्ण पुस्तक होने के कारण। पृथ्वीराज जो है वो रायसिंह के भाई होते हैं। तो रायसिंह जो है वो अकबर के एक तरह से सेनानायक कह सकते हैं हम, और जोधपुर के प्रशासक भी उन्हें नियुक्त किया जाता है। बहुत सारे सैन्य अभियानों में भी भेजा गया था। और वहीं पृथ्वीराज जो है वो अकबर के दरबारी कवि हैं, जो एक तरह से महाराणा प्रताप की बात अकबर के दरबार में जोर शोर से उठाते हैं। कवि दुर्शा आडा भी एक तरह से उसी श्रेणियों में, उसी श्रेणी के कवि मान सकता है हम। तो वैली कृष्ण रुक्मिणी की जो ग्रंथ है वो अति महत्वपूर्ण, जिसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ आते हैं, और 5वां वेद और 19वां पुराण भी इसको कह दिया जाता है। डिंगल भाषा में रची गई रचना है, और पृथ्वीराज को डिंगल का हौरेश भी कहा गया है। और ऐसी कहावत आती है कि पृथ्वीराज के काव्य में 10,000 घोड़ों का बल एक तरह से मिलता है। इतनी उसके काव्य की क्षमता है।
बेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है उसमें आगे बढ़ते हैं और बेली कृष्ण रुक्मिणी के अलावा एक अति महत्वपूर्ण वचनिका शैली का ग्रंथ हमें मिलता है जो गागरोन के अचलदास खींची के बारे में, उसके उपलब्धियों के बारे में है। तो अगली महत्वपूर्ण पुस्तक अचलदास खींची री वचनिका। वचनिका शैली का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ भी कह सकते हैं। इसका लेखक शिवदास गार्डन आता है, या गार्डन शिवदास भी कह देते हैं। शिवदास गार्डन ने यह पुस्तक लिखी है और अचलदास जो है वो गागरोन के खींची शासक होते हैं। तो इस पुस्तक में हमें गागरोन के अचलदास एवं मालवा के होशंगशाह के मध्य जो युद्ध हुआ उसका विवरण, और एक तरह से गागरोन के साके का विवरण भी है, और अचलदास की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। वचनिका शैली का श्रेष्ठ ग्रंथ शिवदास गार्डन द्वारा लिखा गया अचलदास खींची री वचनिका जो है वो गागरोन के शासक अचलदास की उपलब्धियों का विवरण देता है। और अचलदास और होशंगशाह जो मालवा का शासक था उसके बीच जो युद्ध हुआ था, गागरोन दो शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तो अचलदास और होशंगशाह के बीच संघर्ष का विवरण देने वाला भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हम मान सकते हैं। ये भी एक तरह से राजस्थान के संदर्भ में जानकारी देने वाला अति महत्वपूर्ण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। अगली एक पुस्तक अचलदास खींची री वचनिका के बाद राव जेतसिरो छंद, बार बार पूछी जाने वाली पुस्तक। जो 3 सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हैं उनकी हमने बात की। राव जेतसिरो छंद, ये एक तरह से संक्षिप्त काव्य का रूप हम मान सकते हैं और इसका लेखक बीठू सूजा है। बीठू सूजा ने राव जेतसिरो छंद लिखा है। इस पुस्तक में राव जेतसी की उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है, जो बीकानेर के शासक होते हैं। जेतसी बीकानेर के शासक थे और इनकी उपलब्धियों का विवरण है। और इसमें मुख्य रूप से संघर्ष की कहानी है, जो राव जेतसी और एक तरह से हुमायूं के भाई कामरान, बाबर का जो पुत्र था, उसके बीच जो संघर्ष हुआ, राती घाटी का जो युद्ध हुआ, उसके बीच के संघर्ष का विवरण हमें मिलता है। कामरान की इसमें पराजय होती है और एक तरह से जेतसी की विजय होती है। तो जेतसी की विजय और उपलब्धियों का वर्णन और कामरान और जेतसी के मध्य संघर्ष का विवरण बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किया है। जेतसी बीकानेर के शासक हैं और कामरान जो है वो मुगल संस्थापक बाबर का पुत्र आता है, हुमायूं का भाई था। आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ का जिक्र करते हैं। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है कानड़ दे प्रबंध। और इसके लेखक आते हैं पद्मनाभ। इनका फिर से भी हम जिक्र करेंगे जब वंशावली की बात करेंगे, खासकर जालोर के चौहानों की बात करेंगे, एक तरह से विभिन्न वंशों के बारे में जब भी बात करेंगे तो तब भी जिक्र करते जाएंगे, तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। एक तरह से आई थिंक याद करने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। कानड़ दे प्रबंध पुस्तक लेखक पद्मनाभ है और इसमें जालोर के चौहान शासक कानड़ देव की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। और इसके साथ साथ एक तरह से जालोर पर अलाउद्दीन की सेना का आक्रमण होता है, तो कानड़ देव जो है उसका पुत्र वीरमदेव, इसका भी इसमें विवरण मिलता है। और इसी में वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा की प्रेम कहानी का विवरण भी यह पुस्तक देती है। एक तरह से अलाउद्दीन चाहता था कि फिरोजा का विवाह जो है वो वीरमदेव से हो, लेकिन वीरमदेव मना कर देता है और एक तरह से आत्महत्या कर लेती है फिरोजा। तो वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम कहानी, कानड़ देव और वीरमदेव की उपलब्धियों का वर्णन करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है कानड़ देव प्रबंध। जालोर के चौहान शासकों के बारे में भी हमें मुख्य जानकारी देती है। पद्मनाभ इसके पुस्तक के लेखक मिलते हैं। आगे बात करते हैं अगला जोधपुर के गज सिंह के बारे में जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है
गुणभास है, ये हेमकवि ने लिखी है। और गुण रूपक या गजगुण रूपक पुस्तक आती है, केशवदास ने लिखा है। और दोनों पुस्तकें जोधपुर के महाराजा गज सिंह की उपलब्धियों की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। गुणभास हेमकवि द्वारा और गुण रूपक केशवदास द्वारा जोधपुर के शासक गज सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और जोधपुर के ही अभय सिंह के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सूरज प्रकाश है, कर्णिदा ने लिखा है। अगली एक महत्वपूर्ण पुस्तक सूरज प्रकाश, लेखक कर्णिदान, और जोधपुर के अभय सिंह के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है। इसके अलावा बूंदी के इतिहास में हम देखते हैं कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो महाराजा राम सिंह के दरबारी थे, तो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ वंश भास्कर जो है वो हमें बूंदी के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सूर्यमल ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक तरह से राजस्थान के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रेरित भी किया था। वंश भास्कर पुस्तक लेखक आते हैं सूर्यमल मिश्रण शाखा के चारण कवि। और इस पुस्तक में हमें बूंदी और राजपूताने के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ सूर्यमल मिश्रण ने बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे राम रंजाड़, छंदोमयूग, वंश भास्कर। ये महाकवि जो है बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी राम सिंह के समकालीन माने जाते हैं। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक में हमें बूंदी और राजपूताने के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है मुख्य रूप से। आगे बढ़ते हैं और रणथंभौर के हमीर के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तरह से हमीर की उपलब्धियों के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में एक का हमने जिक्र किया कि RS प्री का भी क्वेश्चन था, हमीरायण संस्कृत साहित्य में हमने लिखा, भांडव व्यास ने लिखा है। हमीरायण ग्रंथ जो है भांडव व्यास द्वारा लिखा गया है। ये भी हमें रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 1301 पर जब रणथंभौर पर हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का, और फारसी साहित्य में उल्लेखित पहला जो जोहर, पहला साका जो था, उसका एक तरह से फारसी साहित्य में विवरण मिलता है। हमीर और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध जो है और हमीर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी हमीरायण ग्रंथ में भांडव व्यास ने दी है। हमीर के बारे में ही अन्य जो ग्रंथ आता है ये अमृत कैलाश ने लिखा है, हमीर बंधन। तो अगला एक साहित्यिक ग्रंथ हमीर बंधन है। ये भी रणथंभौर के हमीर के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अमृत कैलाश ने लिखा है। और खासकर जब सुमेलित करना क्वेश्चन मिलता है तो कहीं ना कहीं हमीर देव चौहान की एक न एक पुस्तक हमें मिल जाती है क्वेश्चन में। तो हमीर के बारे में जो भी पुस्तकें मिले उनको आप याद रखें। ये भी हमीर के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। इसके साथ साथ हमीर बंधन, हमीरायण, हमीर हट और सुरजन चरित अन्य पुस्तक आती है। सुरजन चरित ये चंद्रशेखर ने लिखी है। ये भी रणथंभौर के हमीर के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रणथंभौर के जवान शासक हमीरदेव की उपलब्धियों की जानकारी अमृत कैलाश ने अपनी पुस्तक हमीर बंधन में, भांडव व्यास ने अपनी पुस्तक हमीरायण में, चंद्रशेखर ने अपनी पुस्तक हमीर हट और सुरजन चरित्र में। तो सिमिलर से नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, इसलिए एक साथ हम लिख लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। क्वेश्चन जो है वो याद भी हो जाता है, गलत भी नहीं होता। जो भी साइंस वगैरह के विद्यार्थी, विपरीत सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ा सा मिक्सअप रहता है। इसलिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक हमीर के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा एक तरह से बात करें तो एक अन्य पुस्तक है ईडर के रणमल के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है रणमल छंद।
ये श्रीधर व्यास ने लिखा है। रणमल संत पुस्तक श्रीधर व्यास द्वारा लिखा गया, ईडर के शासक रणमल के संघर्ष के बारे में, इसके उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ रणमल छंद। आगे बढ़ते हैं और मेवाड़ के महत्वपूर्ण इतिहासकार कवि राजा महामहोपाध्याय के विरुद्ध से सुशोभित कवि राजा श्यामल दास ने अति महत्वपूर्ण जो ग्रंथ 5 जिल्दों में जो लिखा है वीर विनोद है। और कवि राजा पहले शंभू सिंह के दरबारी होते हैं और बाद में एक तरह से सज्जन सिंह के समय पुस्तक लेखन करते हैं श्यामल दास। आगे इतिहासकारों में इनकी फिर से बात करेंगे। वीर विनोद पुस्तक के लेखक है कवि राजा श्यामल दास, और इसमें हमें मेवाड़ के गुहिलों के बारे में, गुहिल वंश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से 5 जिल्द में है, जिसमें एक में हमें यूरोप का इतिहास मिलता है और इसके अलावा शेष 4 जिल्दों में एक तरह से राजस्थान के भौगोलिक, इसके अलावा गुहिल शासकों के अलग अलग, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, करण सिंह, जगत सिंह के समय के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है वीर विनोद। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा एक तरह से हम देखें कि दुर्शा आढ़ा ने भी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है जो अकबर के दरबारी कवियों में से एक होते हैं, विरुद्ध, शहत्तरी और किरतार बावनी। ये 2 पुस्तकें हमें दुर्शा आढ़ा द्वारा लिखित मिलती है। राजस्थान के महत्वपूर्ण चारण कवि जो अकबर के दरबारियों में से एक है और महाराणा प्रताप के प्रशंसकों में से एक है। विरुद्ध, शहत्तरी और किरतार बावनी पुस्तक दुर्शा आढ़ा ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करें तो खिड़िया जग्गा ने लिखी है वचनिका महेश दासोत्री, वचनिका राठौड़ रतन सिंगरी या रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में विवरण देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है वचनिका रतन सिंगरी या राठौड़ रतन सिंगरी। इसका लेखक आता है खिड़िया शाखा का चारण खिड़िया जग्गा। ये रतन सिंह, चित्तौड़ के रतन सिंह के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में और एक तरह से पद्मिनी से विवाह के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ खिड़िया जग्गा का वचनिका रतन सिंह। इसके अलावा हमीर देव के बारे में अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में देखें तो हमीररी चौपाई मिलती है, हमीररी चौपाई ये मंडन विजयसा ने लिखी है और ये भी रणथंभौर के हमीर के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। इसके अलावा हमीर देव के बारे में एक अन्य हमीर छाड़ा पुस्तक है, ये राजरूप ने लिखी है और इसमें भी हमें रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वैली साहित्य में हम देखते हैं कि कुछ एक जो है पुस्तकें हमें राजस्थान के विभिन्न वंशों और शासकों के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं जो हम एक तरह से क्वेश्चन में जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ एक ख्यात साहित्य की बात कर लेते हैं। ख्यात शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ ख्याति का प्रतिपादन करना, ख्याति का प्रतिपादन, प्रवर्तन, किसी की उपलब्धियों का बखान करना। तो ख्यात साहित्य जो है, जहां फारसी साहित्य में कुछ त्रुटियां रह जाती है, फारसी साहित्य में जानकारी नहीं देता, उसके फारसी साहित्य के अलावा जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो हमें ख्यात साहित्य के माध्यम से मिलती है। और एक तरह से ख्यात साहित्य के बारे में कहा जाए तो शासकों की एक वीरतापूर्ण उपलब्धियों का विवरण भी हमें ख्यात साहित्य के माध्यम से मिलता है। शाब्दिक अर्थ हुआ ख्याति का प्रतिपादन, किसी वंश या शासक की ख्याति का बखान करना ख्यात कहलाता है। तो ख्यात साहित्य जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपन देखते हैं कि राजपुताना में जोधपुर के मूणोत नैणसी जो है
जो महाराजा जसवंत सिंह के दीवान भी होते हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक नैणसी ख्यात। नैणसी ख्यात मूणोत नैणसी ने लिखी है। और नैणसी जोधपुर के जसवंत सिंह के दीवान होते हैं, सेना नायक भी, दीवान भी, मुख्य सलाहकार भी होते हैं। और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने उनको राजस्थान का अबुल फजल कहा है, क्योंकि जसवंत सिंह के दीवान सेनानायक के तौर पे जो सेवा नैणसी देते हैं, ठीक वैसे ही एक दीवान सलाहकार और सेनानायक के तौर पे वही सेवा अबुल फजल भी देते हैं अकबर के समय। उन्होंने भी 2 मुख्य ग्रंथ लिखे थे। हालांकि एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ अकबरनामा था, उसी के ही आईने अकबरी को दूसरा ग्रंथ महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही मूणोत नैणसी ने भी 2 पुस्तकें, नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत लिखा था। समान घटनाएं होने के कारण, घटनाओं की समानता के कारण एक तरह से मूणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो राजपुताने का अबुल फजल जो है वो मूणोत नैणसी को उपमा दी है मुंशी देवी प्रसाद ने। बहुत सारी घटनाओं की समानता के कारण, 2 पुस्तकों के कारण और एक तरह से दीवान सलाहकार और सेनानायक के पदों को सुशोभित करने के कारण, तो नैणसी ख्यात जो है वो हमें मारवाड़ के इतिहास के बारे में और खासकर जसवंत सिंह के समय के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मूणोत नैणसी ने अन्य पुस्तक लिखी है मारवाड़ परगनारी विगत, अति महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक। और मारवाड़ के प्रत्येक गांव ढाणी के बारे में, एक तरह से उसके भौगोलिक, उसके समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जनसंख्या, राजस्व व्यवस्था, कंप्लीट जानकारी दी गई है मारवाड़ परगनारी विगत में। और कंप्लीट जानकारी देने के कारण एक तरह से इस ग्रंथ को सर्वसंग्रह भी कहा जाता है और राजपुताने का गजट या राजपुताने का गजेटियर भी हम कह सकते हैं। तो अति महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें हमें व्यापक विवरण दिया है मूणोत नैणसी ने, खासकर मारवाड़ के विभिन्न गांव ढाणियों के बारे में, विभिन्न कस्बों के बारे में, उसकी जनसंख्या के बारे में। तो मारवाड़ परगनारी विगत को ही राजपुताने का गजेटियर कह दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण डिटेल इसमें हमें मिलती है। तो मूणोत नैणसी की 2 मुख्य पुस्तकें होगी, नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। ख्यात साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण नैणसी ख्यात का हम उल्लेख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि और महत्वपूर्ण लेखक बांकीदास, और ख्यात का नाम है बांकीदास ख्यात। लेखक बांकीदास मिलते हैं मारवाड़ के। और इस पुस्तक में हमें जोधपुर के मानसिंह जो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके समय के बारे में जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक हुई। इनकी उपलब्धियों की जानकारी हमें बांकीदास देते हैं मानसिंह के बारे में। और मानसिंह पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है, जोधपुर के जो शासक थे मानसिंह। बांकीदास जो है, इन्होंने एक अन्य गीत भी लिखा था। जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गीत था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और इस गीत के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की है और एक तरह से युवाओं को प्रेरित किया है अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक तरह से प्रेरित करने वाला उनका गीत, क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाला गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर लेखक बांकीदास मिलते हैं। तो बांकीदास की गीत क्रांति के संदर्भ में इंपॉर्टेंट रहता है और बांकीदास ख्यात जो है वो मानसिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है, खासकर मारवाड़ राज्य के बारे में विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं और ख्यात साहित्य में तीसरी महत्वपूर्ण ख्यात की बात करें तो बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी देने वाले, खासकर रतन सिंह के बारे में जानकारी देने वाली ख्यात है दयाल दास ख्यात। लेखक दयाल दास हैं और बीकानेर के रतन सिंह के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण
ग्रंथ है। रतन सिंह के समय की उपलब्धि, बीकानेर के शासकों के बारे में भी जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात मिलती है कि जहां पे ख्यात साहित्य जो है वो क्रमबद्ध नहीं है, लेकिन दयाल दास की ख्यात जो है वो एक तरह से क्रमबद्ध रूप से विवरण देता है। खासकर हम भारतीय इतिहास में बात करें तो राजतरंगिणी जो है या पुराण जो है वो एक तरह से हमें क्रमबद्ध इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ख्यात साहित्य में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरह से क्रमबद्ध इतिहास लेखन की बात करते हैं दयाल दास की ख्यात में। बीकानेर के रतन सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी है और एक तरह से रतन सिंह द्वारा कन्यावध के संदर्भ में रोक लगाने संबंधी अपने सामंतों को एक तरह से कहते हैं कन्यावध पर रोक लगाने की, इसके बारे में भी जिक्र है। तो कन्यावध रोक लगाने संबंधी जानकारी हमें दयाल दास की ख्यात में मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ख्यातें मिलती है, जैसे भाटियों की ख्यात, किशनगढ़ ख्यात जो है वो उसमें। तो पहली 3 महत्वपूर्ण ख्यात साहित्य की बात की हमने। सबसे इंपॉर्टेंट नैन्सी ख्यात है जो क्रमबद्ध नहीं है, और दयाल दास ख्यात जो है वो क्रमबद्ध इतिहास लेखन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा बाकी दास ख्यात जो है वो मारवाड़ के खासकर मानसिंह के समय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। तो ख्याति साहित्य के बाद हम एक तरह से बात करें अन्य जो ग्रंथ है प्राकृत या संस्कृत भाषा में जो लिखे हुए हैं उनके बारे में। तो कुछ एक शेष ग्रंथ जो रह गए उनको हम थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में भी लेंगे, और कुछ एक अन्य जो साहित्य है उसके बारे में बात भी कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हम जिक्र कर चुके हैं जिसका महाभारत की विषय वस्तु पर आधारित पुस्तक है शिशुपाल वध। संस्कृत भाषा में लिखी गई है और महाकवि माघ ने लिखी है। ये ज्यादातर बार पूछ लिया जाता है इस संदर्भ में कि महाकवि माघ की जन्मभूमि आती है भीनमाल जो जालौर में पड़ता है, और भीनमाल जो है वो चीनी यात्री हैनसांग की यात्रा के लिए भी चर्चा में रहता है। हैनसांग ने भी यात्रा की थी एक तरह से। भीनमाल को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिहारों का प्रशासनिक केंद्र भी भीनमाल था, प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को कहा जा सकता है। महाकवि माघ की जन्मभूमि भीनमाल है। गुप्त काल में हम बात करेंगे कि ब्रह्मगुप्त जो है एक तरह से संस्कृत लेखक और वैज्ञानिक, उनकी जन्मभूमि भी भीनमाल है। तो माघ ने संस्कृत भाषा में शिशुपाल वध पुस्तक लिखी है जिसकी विषय वस्तु महाभारत की विषय वस्तु पर आधारित है। शिशुपाल का जो वध किया जाता है उसके संदर्भ में हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो राजस्थानी भाषा के रूप में सबसे पहले विवरण देती है, कुवलय माला। प्रतिहारों के समय एक तरह से जालौर में लिखी गई पुस्तक। उद्योतन सूरी इसके लेखक कहते हैं, एक जैनी। उद्योतन सूरी की पुस्तक कुवलय माला है जो हमें राजस्थान के बारे में जानकारी देती है। 778 ईस्वी के आसपास जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रतिहारों के समय का लिखा गया ग्रंथ है। प्रतिहार एक राजवंश जिसका प्रारंभिक के अंदर मंडोर था। माउंट आबू का जो अग्निकुंड है उसका पहला योद्धा भी प्रतिहार को माना जाता है, एक वंश। और कुवलय माला जो ग्रंथ है उसमें राजस्थानी का मरु भाषा के रूप में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो राजस्थानी का मरु भाषा के रूप में सबसे पहले विवरण देने वाला ग्रंथ हुआ कुवलय माला जो उद्योतन सूरी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा हमें एक तरह से मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण पुस्तक, वैसे तो फारसी साहित्य बहुत सारा लिखा गया है लेकिन पद्मावत, अखरावट, कानावत बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है। राजस्थान के बारे में जानकारी देने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत पुस्तक, और एक तरह से पद्मिनी की कहानी के बारे में जो सिंगल द्वीप की एक राजकुमारी होती है, रतन सिंह से विवाह होता है, और उस प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी ने दी है पद्मावत। और इसी ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के मध्य रतन सिंह के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका एक कारण ये भी था। तो पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, ये मध्यकाल की बात थी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के अलावा अखरावट, कानावत, आखिरी कलाम, अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं और गुजरात के सोलंकी और चालुक्यों के साथ साथ एक तरह से हमें
जालोर के चौहान शासकों के बारे में भी जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, पूछा जा सकता है। और प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है ये मेरुतुंग ने लिखा है। इस पुस्तक में हमें चालुक्य, जो गुजरात के चालुक्य हैं, जिनको सोलंकी भी कहा जा रहा है, और माउंट आबू के अग्निकुंड का एक योद्धा, तीसरे नंबर का योद्धा चालुक्य, जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, तो चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन हुआ अपना फर्स्ट ग्रेड का। और मेरुतुंग ने चालुक्यों के इतिहास के बारे में, और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि खासकर जालोर के विरमदे और कानड़दे के बारे में जानकारी, जालोर के चौहानों के बारे में भी जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण एक स्रोत ग्रंथ हमें प्रबंध चिंतामणि मिलता है, जो मेरुतुंग ने लिखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं बर्तेश्वर बाहुबली घोर एक पुस्तक आती है, और इसके लेखक आते हैं वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी ने बर्तेश्वर बाहुबली घोर पुस्तक लिखी है। बार बार हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलती भी है, और जब हम क्रांतिकारियों की बात करेंगे तब भी एक बार पुनः जिक्र करेंगे, लेकिन यहां पे फिर से जिक्र कर लेते हैं 13 सोरठे, जो हर ग्रेड के एग्जाम में बार बार मिलता है ये क्वेश्चन। चेतावनी रा चुमट्या, एक आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक काव्य में रचना, जो सापुरा के केसरी सिंह बारट, एक क्रांतिकारी, एक लेखक, एक विद्वान, जिन्होंने पूरा परिवार एक तरह से राष्ट्रीयता के लिए समर्पित कर दिया, क्रांति की बलि पे एक तरह से समर्पित कर दिया अपना परिवार। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए, जब वो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो फतेह सिंह को संबोधित करते हुए 13 सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा के। तो 13 सोरठे आते हैं संख्या में। 13 सोरठे दोहे की भांति अलग मात्राएं होती है, और इस सोरठों को पढ़ के एक तरह से फतेह सिंह जो है वो दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन दरबार में शामिल नहीं होते। उनका स्वाभिमान जाग जाता है और एक तरह से प्रभावित होते हैं केसरी सिंह से। तो केसरी सिंह बारट की ये रचना जो है वो बार बार पूछी जा रही है, चेतावनी रा चुमट्या। तो स्टूडेंट जो है वो इसको अवश्य रूप से याद रखें। हमें किसी न किसी एग्जाम में सुमेलित करने में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा इस पुस्तक के बारे में। तो चेतावनी रा चुमट्या एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक मिलती है। इसके अलावा हम देखें कि रतन सिंह के 2 सेनानायक आते हैं, गोरा और बादल। जैसे बहुत सारे सेनानायकों की हम बात करेंगे, तो हेमरतन एक लेखक आता है, हेमरतन सूरी, जिसने अपनी पुस्तक लिखी है गोरा और बादल, पद्मिनी चौपाई। गोरा बादल रतन सिंह के सेनानायक होते हैं, जो चित्तौड़ के शासक थे, अलाउद्दीन के विरुद्ध युद्ध किया था। एक तरह से चाचा भतीजे होते हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी हम देखते हैं कि जैसे डूंगजी जवारजी जो है वो भी शेखावटी के जो धारायती होते हैं, एक तरह से अंग्रेजों को लूटने वाले, वो भी चाचा भतीजे होते हैं। तो चाचा भतीजे गोरा और बादल जो है उसकी कहानी हमें हेमरतन सूरी की पुस्तक में मिलती है, गोरा बादल में। और इसके अलावा हेमरतन ने अन्य पुस्तक लिखी है, पद्मिनी चौपाई। एक राजस्थान के संदर्भ में ढोला का अक्सर जिक्र आता है, एक तरह से प्रेम कहानी ढोला और मारू की। तो ढोला मारू रा दूहा कवि कल्लोल ने लिखा है। महत्वपूर्ण पुस्तक है ढोला मारू रा दूहा, कवि कल्लोल ने। और ढोला मारूरी चौपाई जो है पुस्तक कुशल लाभ ने लिखी है। 2 अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग लेखक मिलते हैं हमें। ढोला मारूरी चौपाई पुस्तक कुशल लाभ द्वारा लिखी गई, और ढोला मारूरा दूहा जो पुस्तक है वो कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है। एक तरह से राजस्थानी संस्कृति की जब बात करते हैं तो ये कहावत आती है कि मरवण थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोलो, एक मारवाणी, तीजो कशुमल रंग। उस संदर्भ में एक तरह से प्रेम कहानी की बात करें तो ढोला मारू का जिक्र आता है। जब एक तरह से पेंटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारी जो स्कूलें हैं, जैसे मेवाड़ स्कूल वगैरह, एक तरह से मारवाड़ स्कूल, उसमें भी हमें ढोला मारू के जो चित्र हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में मिलते हैं।
इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो रह गई है, और इनके बारे में हम ट्यूशन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ रहेंगे उसका जिक्र हम बाद में करते जाएंगे। इसके अलावा मीराबाई के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत सारे जो ग्रंथ है वो हमें ये भी विवरण देते हैं कि मीरा ने लिखा है। हालांकि मीराबाई ने मीरा की पदावली ग्रंथ ही लिखा था, ऑथेंटिक रूप से ये माना जाता है। नरसिंह मायरो जो है वो रत्ना खाती ने लिखा है, और ये हमें मीराबाई के बारे में विवरण देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। मीरा की जो पुस्तक है वो मीरा की पदावली आती है, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो एक तरह से अविवादित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मीरा की पदावली जो है वो मीरा ने लिखी है। राजस्थानी ब्रज मिश्रित जो रचनाएं उनकी आती है। नरसिंह मायरो जो है वो मीराबाई के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो रत्ना खाती ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, और पंच पीरों में से एक और महत्वपूर्ण पंच पीर ऊंटों के देवता भी पाबूजीरो छंद एक पुस्तक है, एक छंद है। ये बिठू मेहा ने लिखा है। राव जेतसीरू छंद पुस्तक का हमने जिक्र किया, बिठू सुजा ने लिखा था। बिठू मेहा ने पुस्तक लिखी है पाबूजीरो छंद, और पाबूजी जो है पंच पीरों में से एक है, और खासकर ऊंटों के देवता जो है माने जाते हैं। मारवाड़ के महत्वपूर्ण लोक देवता कह सकते हैं। पाबूजीरो छंद पुस्तक में पाबूजी की उपलब्धियां हमें बिठू मेहा द्वारा लिखी गई मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक, कई बार अन्य महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनको पूछ लिया जाता है। और अपने सालासर के पास एक गांव है कृपाराम की ढाणी, तो वहां एक लेखक हुए हैं राजिया। उन्होंने कृपाराम के बारे में राजीरा सोरठा पुस्तकें, उसके लेखक आते हैं कृपाराम। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका जिक्र कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि रणथंभौर के हमीर के बारे में बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। तो हमीर मद मर्दन पुस्तक मिल जाती है कई बार क्वेश्चंस में, और इसके लेखक आते हैं जय सिंह सूरी। हमीर मद मर्दन जो पुस्तक है वो जय सिंह सूरी ने लिखा है। ये एक तरह से अब तक हमने बात की रासो साहित्य की, रास साहित्य की, वैली साहित्य की, ख्यात साहित्य की, संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी भाषा में जो लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उन सब की। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने मोटा मोटी बात की है। आगे जब भी पढ़ते जाएंगे, अगला अपन इतिहासकारों की बात करेंगे। जैसे सूर्यमल मिश्रण एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, राजस्थान में इतिहास के जनक कर्नल टॉड की भी बात करेंगे, टेसिटोरी की भी बात करेंगे। तो उस समय उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका हम जिक्र करते जाएंगे। इसके अलावा जब भी वंशावली पढ़ते जाएंगे, जब मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़, भरतपुर, करौली, इन सभी वंशावली की बात करेंगे, तो किस वंश से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण अभिलेख है, कौन सा ताम्रपत्र है, कौन से सिक्के हैं, उनके बारे में, और कौन सा साहित्य जो है उस वंश के बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में हम एक तरह से उस समय भी जिक्र करते जाएंगे। तो जो भी पुस्तकें हैं उनकी लिस्ट याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आई थिंक जब हम संदर्भ विशेष में बात करेंगे तो एक दो पुस्तकें उस वंश से, उस शासक से आप जोड़ते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। हालांकि जो लिस्ट है, सारणी है, वो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत करती है, ज्यादा याद नहीं होती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जब भी स्टूडेंट बात करता है राजस्थान के इतिहास की, तो वो सबसे ज्यादा एकीकरण का टॉपिक, क्रांति के टॉपिक, प्रजामंडल से संबंधित, किसान आंदोलनों से संबंधित ही पढ़ता है। अब हमने बात की है जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत में हमने ये देखा कि बहुत सारा जो अभिलेख है, बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सारे एक तरह से पुरालेखीय सामग्री, जैसे परवाना, मंसूर, एक तरह से हुजूर, दस्तूर कौमवार, वकील रिपोर्ट, उनके बारे में हमने बात की। विभिन्न संग्रहालयों की बात करी जो पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित रखने का काम करती है।
इसके साथ साथ हमने साहित्यिक स्रोतों में बात की, संस्कृत साहित्य की, और इसके साथ साथ रासोख्याति साहित्य, राजस्थानी भाषा में जो लिखा गया साहित्य है उसकी बात करें। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसा कि 100% संभावना रहती है कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने सभ्यताओं के बारे में भी बात की, कालीबंगा, बागोर, इसके अलावा बेराट सभ्यता। तो सभ्यता का टॉपिक भी अति महत्वपूर्ण है जिससे हमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो स्टूडेंट जो है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में ये जिक्र किया था कि कुछ जो टॉपिक हैं वहां से आजकल क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, कुछ टॉपिक को ज्यादा एक तरह से महत्व दिया जा रहा है, वहां से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा संतुलन बना के पढ़े तो आई थिंक वो दोनों प्रकार के क्वेश्चन राइट कर सकता है। तो पहला टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, जहां से हमें 100% क्वेश्चन की संभावना भी मिल जाती है, और एक तरह से राजस्थान के इतिहास की बात करें तो ये पूरा का पूरा सार है इतिहास का, पूरी वंशावली की, पूरी शासकों का, और एक तरह से पूरे प्रशासन का सार मान सकते हैं हम इस पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत को, संग्रहालयों को। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।